ओके, देखिए यार, सो ऑसिलेशन में हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया हुआ था। थोड़ा ब्रीफ में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहले तो हमने एक बहुत ही की फैक्टर देखा था, जो कि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं होता क्वेश्चन। आपको पूरी एसएचएम में इसे बार-बार यूज़ करना होता है। जब भी आपको कौन-सा इश्यू आता है, टाइम रिलेटेड इश्यू आता है, तब आप हमेशा एज़्यूम कर सकते हैं क्या एसएचएम को एज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और मैंने एक्सप्लेन किया था बहुत ही अच्छे से ये पार्ट। क्या? कि ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन कर रहा है, आप ऐसे समझो कि ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो यार, ये ऑसिलेट कैसे करेगा? ये पहले अपने एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर रिटर्न आएगा और रिटर्न जाते समय बहुत फास्ट हो जाएगा, तो अपोजिट एंड तक रिटर्न जाएगा और फिर वापस अपने पास आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो किसी भी कंप्लीट ऑसिलेशन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्लियर है ना? 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप चेक करो कि किस क्वाड्रेंट पे है। तो जब वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव में है, हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। रिटर्न आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव में है और एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली नेगेटिव में है बट रिटर्न आ रहा है मीन की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये गेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्ट किस क्वाड्रेंट में है। फिर मैंने बताया कि उस क्वाड्रेंट की हम एंगुलर पोजीशन देख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि यार कुछ एंगुलर पोजीशंस देखेंगे हम। फिर हमने कुछ लर्न भी रखी कि ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ये लर्न करो। और ये सारे एंगल्स हम कहाँ से देखते हैं? एक्स एक्सिस से। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। फिर हमने बात की कि लोकेशन को कैसे एग्जैक्ट पॉइंट आउट करना है। तो आपको टारगेट करना है कि पहले पार्टिकल कहाँ पर है और कहाँ पर जा रहा है। सो जैसे वो एक्स a/2 पर था, तो प्लस a/2 मतलब यार फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है और सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है। हमें 2 डाउट है, बट आगे का स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है मूविंग टुवर्ड्स मीन। मूविंग टुवर्ड्स मीन का मतलब ये है कि ये वाली लाइन है, मतलब किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और a/2 मतलब 1/2 है। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। सो ये जो 30 डिग्री होता है, ये हमेशा मीन से होता है। तो ये एंगल 30 डिग्री है। तो इसे तुरंत हम सर्किल बना लेते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में मीन मतलब ये रेफरेंस लेते हैं, यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज इट्स फेज। तो फेज होता है एकदम स्टार्ट से कितना एंगल हुआ। तो स्टार्ट से कितना एंगल ट्रेवल कर चुका है ये? 150। तो बेसिकली हमने क्या सीखा? एंगुलर पोजीशन निकालना सीखा। इसमें किसी को कोई डाउट क्या एंगुलर पोजीशन में? ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एंगुलर पोजीशन निकालना सीखा। तो हमने 2 पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन निकाली, फिर हमने निकाला कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में टाइम कितना लगेगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो हम क्या चेक करते हैं कि कितना एंगल कवर करेगा और उसे फिर रिलेट कर देते हैं किससे? टाइम से। कैसे? यूनिटरी मेथड। हम बात करते हैं कि पूरा टाइम लगता है 360 डिग्री कवर करने में, वन टाइम पीरियड मतलब। या फिर कॉमन सेंस ले सकते हैं, t/4 लगता है कितना डिग्री कवर करने में? 90 डिग्री। इसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। आपको मैंने पूछा कि बताओ 30 डिग्री कवर करने में कितना लगेगा? कॉमन सेंस है, 90 डिग्री को t/4 है, 30 डिग्री उसका भी 1/3 है, तो t/4 का भी 1/3 मतलब कि t/12। तो ऐसे मैंने काफी सारे एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाए थे, किससे रिलेटेड? लोकेशन और टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो आई गेस ये सिचुएशंस क्लियर है, लोकेशन एंड टाइम कैलकुलेशन से रिलेटेड। क्या किसी को टाइम कैलकुलेशन में कोई डाउट है क्या? ओके। तो एवरेज स्पीड निकालने में टाइम कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए हमने टाइम कैलकुलेशन पढ़ा। फिर ये थोड़ा सा काफी स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें, क्या बहुत सारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम कैसे लिखते हैं? ठीक। तो देखो यार, ये मैंने समझाया है और मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का ट्राई किया है कि कैसे लिखते हैं वेरियस इक्वेशन। और मैं इसे फिर से समराइज करता हूँ। क्या सब लोग अच्छे ध्यान से देखेंगे? एक इक्वेशन को कितने टाइम्स से हम लिख सकते हैं? 4 टाइम्स। 4 टाइप से। सब लोग पहली लाइन क्लियर रखो, एक इक्वेशन को हम 4 टाइप से लिख रहे हैं। क्या हम अपना रेफरेंस बदलेंगे? हम देखेंगे कि हम किस टाइप का रेफरेंस यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब रेफरेंस मतलब इधर आप साइन से स्टार्ट कर सकते हो, ये कॉस है, ये माइनस साइन है, ये माइनस कॉस है।
ये 4 टर्म पे आप क्वेश्चन से कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट क्या कि हम 4 टाइप से इक्वेशन लिख सकते हैं। अब फिर मैंने बताया था कि यार एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या दिखा करता है। सोचो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या लगता है ऑप्शंस में कौन सा आंसर मिलेगा ज्यादा? कॉस और माइनस माइनस साइन और माइनस कॉस। माइनस साइन और माइनस कॉस। वेरी गुड। सो मुझे लगता है आप लोग को ये प्रॉपर आइडिया लग गया। लिख हम 4 तरीके से सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया, अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा। बट एग्जाम में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो किस तरीके से होता है, उस क्वाड्रेंट की एक्सिस के थ्रू। तो पहला क्या हो गया, माइनस साइन और कॉस। इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट हमेशा यूजुअली आंसर जो होता है फाई का वो 90 से कम होता है। तो 90 से कम मतलब उसी क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना। सोचो वो यहाँ पर है और आप कॉस से लिखने लग गए उसका आंसर, तो ऑफ कोर्स 90 से ज्यादा आंसर आएगा ना। तो यूजुअली एग्जाम में जो करेक्ट ऑप्शन है वो 90 से ज्यादा वाले नहीं देता है। यूजुअली टर्म यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यही सीखो, सारा सीखना है। ठीक, यहाँ तक बताइए कोई डाउट क्या? अब नंबर 2 कि यार फाई का साइन कैसे लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल थंब रूल है, फिर से देखना। थंब रूल क्या है, आप जिसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हो अगर उससे एंटी क्लॉकवाइज हो। अच्छा चलो यार, इसको मैं अलग से ही आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्या पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एसएचएम को और ज्यादा सिंप्लीफाई वे में क्लियर कर देता हूँ। आज फिर से पॉइंट कर लेते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये इक्वेशन क्या है, ये वो इक्वेशन है जब आपको फिगर दे के पूछेगा कि यार इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखो। तो देखना थंब रूल क्या है, बहुत ही सिंपल वे पे बताता हूँ। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक सर्कल है और इसमें कोई लोकेशन हमें देखनी है। तो थंब रूल क्या है, इफ एंगल इज क्लॉकवाइज देन, अगर एंगल क्लॉकवाइज है, अच्छा क्लॉकवाइज कहां से, क्लॉकवाइज फ्रॉम द रेफरेंस, फ्रॉम रेफरेंस। सो क्लॉकवाइज को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये सिंपल रूल है। रेफरेंस क्या है देख लो यार, रेफरेंस लिख देता हूँ। ये क्या है, साइन, ये क्या है, कॉस, ये क्या है, माइनस साइन, और ये क्या है, कॉस, माइनस कॉस। अब देखना, चलो मैं 2-3 एंगल लिख देता हूँ। देखना एग्जांपल लिखता हूँ। लेट्स से हमें इक्वेशन लिखनी है किसकी, पॉइंट 1 की। लेट्स से हमें इक्वेशन लिखनी है पॉइंट 2 की। लेट्स से हमें लिखनी है इक्वेशन पॉइंट 3 की। लेट्स से हमें इक्वेशन लिखनी है पॉइंट 4 की। ये सारे हैं। और इस बार देखना मैं एंगल देता हूँ इन सारे पॉइंट्स का। ये एंगल है कितना, यार फाई की जगह मैं वैल्यू ले लेता हूँ। देखना वैल्यू लेने से और ज्यादा आपको क्लियर पिक्चर आएगा। क्या, 30 डिग्री, 45 नहीं, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखना मैं कितनी सारी इक्वेशंस लिखूंगा इन सब की, सारे पॉइंट्स की। ठीक है, तो पहली चीज हमें ये समझना है। दूसरी चीज समझना है क्या, कि अगर इट्स डायरेक्शन, इफ इट्स डायरेक्शन, sorry, not if, let's check if the direction increasing
the initial omega or initial phase, then positive. If decreasing the initial phase, if decreasing phi, then negative. ठीक, पॉजिटिव ओमेगा टी एंड नेगेटिव ओमेगा टी। अब देखना ये बहुत ही क्लियर आएगा। मैं इस पे एरोज भी बना देता हूँ, अलग अलग तरीके से बना देता हूँ। सपोज पहला पार्टिकल कैसा जा रहा है, पार्टिकल नंबर 1 एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल नंबर 2 क्लॉकवाइज, ओके, पार्टिकल नंबर 3 एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल नंबर 4 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक मैंने क्लॉकवाइज बनाया, बाकी 3 एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा कैसा समझना है, एंटी क्लॉकवाइज। सो if not mentioned on the graph, then always consider anti-clockwise motion. Clear? Always consider anti-clockwise. चले, अब देखते हैं, शुरू करते हैं। अब मैं यहीं पे लिख के आपको सिखाता हूँ ये दोनों टर्म। क्या? नंबर 1 बताओ। नंबर 1, इसको हम 4 रेफरेंस में लिख सकते हैं, बट कौन से रेफरेंस इंपॉर्टेंट है? साइन एंड कॉस। जिस कोऑर्डिनेट में ये आ रहा है, तो साइन एंड कोस। तो इसकी 2 इक्वेशन हो सकती हैं। क्या? एक हो सकती है ए मतलब एम्पलीट्यूड या रेडियस होगा ए साइन, और दूसरा क्या हो सकता है, ए कॉस। क्या पहली लाइन सबको समझ आई? यार भाई लोग बताएं, पहली लाइन क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके गुड। क्या करना है, जिस क्वाड्रेंट में है उसी में आंसर्स ढूंढने हैं। तो ये साइन वाले और कॉस के बीच में है, तो यहीं पे लिखेंगे। नंबर 2, फिर क्या चेक करेंगे? एंगल इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ यहाँ पर, इनिशियल एंगल आई मीन, इनिशियल एंगल आई मीन। तो बताओ, जब आप साइन से देख रहे हो तब वो एंगल क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो उसे क्या लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना है। तो इसका मतलब साइन में कंफर्म हो गया, क्या आएगा, +30। अच्छा, अब अगर कॉस से देखोगे तो कॉस से कितनी दूर है 1 वाला पॉइंट? 60 डिग्री। 60 डिग्री। बट क्या कॉस से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब नेगेटिव। नेगेटिव। सो ये पहला स्टेप कंफर्म हुआ या नहीं? यस सर। पक्का? ओके, तो पॉइंट हुआ हमारा ये। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें चेक करना है ओमेगा टी को। तो ओमेगा टी कैसे बताते हैं, देख के बताएं, रीड करें इस सेटअप को, कि जब हम साइन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, हम क्या देखने वाले हैं, किस तरफ जा रहा है वो? फाई इंक्रीज हो रहा है। हाँ, मतलब ये है कि एंगल इंक्रीज हो रहा है। साइन को लग रहा है कि वो उससे दूर जा रहा है। देखो ना, साइन रेफरेंस को क्या फील आ रहा है कि वो उससे और दूर जा रहा है ना। तो मतलब साइन वाले को ये क्या कर रहा है, प्लस ओमेगा टी। प्लस ओमेगा। प्लस ओमेगा टी कर रहा है। वेरी गुड। और कॉस वाले को क्या फील आएगा कि उसके 60 डिग्री को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कम कर रहा है। तो मतलब इसे क्या फील आने वाला है, -6। माइनस ओमेगा टी। क्लियर? तो ये सेटअप रहेगा आपको समझने के लिए। अब इस पे क्या होता है कि बस एक थॉट याद रखना यार, कि cos माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। cos थीटा। तो कभी कभी क्या कर देता है, माइनस कॉमन ले लेता है। तो cos में हमेशा केयरफुल रहना, कि समटाइम्स माइनस कॉमन ले लेता है, तो फिर थोड़ा सा बदल जाता है आंसर। फिर दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। क्लियर?
पॉइंट समझ आया? तो इस तरीके से मुझे लगता है ये थोड़ी सी क्लियर पॉइंट्स आप सारे देख सकते हो कि साइन से इनिशियल एंगल कितना है और ओमेगा टी उसे क्या करना चाह रहा है। ओमेगा टी उस एंगल को कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। ओके, अच्छा, अब दोनों इक्वेशन को चेक कर लेते हैं। तो सपोज मैंने इक्वेशन इसकी क्या लिखी, y इज इक्वल टू, देखें इसकी इक्वेशन क्या होगी, a साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, मतलब कितना, पाई बाई 6। तो इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती है। अब आप चेक भी कर सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 डिग्री। चलो इसे अभी 30 डिग्री लिख देते हैं। t 0 पर वैल्यू क्या आएगी, साइन 30 डिग्री, मतलब आंसर क्या आएगा y का, A/2। a/2 पे। चलो t की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, t को इतना रखते हैं कि ये वैल्यू भी सॉल्व होके कितनी आ जाए, t को ऐसे t डैश लिखते हैं जिससे कि ओमेगा t सॉल्व होके कितना आ जाए, 30 डिग्री। कितना आ जाए, पाई बाय 6, मतलब 30 डिग्री। तब बताओ आंसर क्या आ जाएगा भाई का, थर्टी रूट कितना 3 हो a by जाएगा, 2। फाइव हाँ बाई 60। सो √3a/2a ये आ जाएगा क्या, साइन के टर्म्स में। डन, ये हो गया अपना आंसर। अब सोचो इसी इक्वेशन को हम किसके टर्म्स में लिखते हैं, कॉस के टर्म्स में। किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में। तो चले कॉस के टर्म्स में देखें सेम आउटपुट आएगा या नहीं। ये हमने लिख दिया कॉस, हम क्या लिखेंगे अब, ओमेगा टी उसके एंगल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और वो कितनी दूर है, 60 डिग्री। क्लियर यार, ये ओके है? यस सर। चलो, अब अगर t 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, cos -60 डिग्री। मैंने बताया कि cos में -60 में कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बेसिकली माइनस कॉमन लेके हमने इसे क्या बना दिया, +60 ही बना दिया। क्लियर? तो अब देखो, जब हमने टाइम 0 रखा तब आंसर क्या आएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। a/2, मतलब सही है। अब देखो जब हमने टाइम t डैश रखा, मतलब 30 डिग्री रखा, तो इसकी वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तब उस पार्टिकल की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 90, मतलब 0। 0 आ जाएगी। तो ये तो यार गलत हो गया ना। आप समझे मैं आइडिया आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जब मैंने साइन की इक्वेशन से सॉल्व किया और 30 डिग्री रखा, तब मेरा आंसर क्या आ रहा था, पार्टिकल कहां पर था, √3a/2 पर। डन। लेकिन जब मैंने कॉस की इक्वेशन में वैल्यू रखी, तब मेरा आंसर जब अलग आ गया। क्या आंसर अलग आना चाहिए या सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि हमने थोड़ा सा राइटिंग में भी गड़बड़ किया, हमें थोड़ा सा इसे फिर से रिफ्रेश करना चाहिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा अलग बताया यार, ये ऐसा नहीं हो रहा है। हमें यहाँ पे चाहिए था कि कॉस में कुछ ऐसा हो ओमेगा टी जो इस 60 को कम करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करते हैं। मैं कॉन्सेप्ट फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। एंगल का फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, इफ द इनिशियल एंगल इज क्लॉकवाइज देन इट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, इनिशियल फेज का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने यहाँ पर इरेज किया, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं इस पॉइंट को। देखें, ओके, सो मैं ये पॉइंट फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आया। हाँ, पहली पॉइंट तो ये कि ओमेगा टी को कैसे रखना है वो हमें क्लियर हुआ। इनिशियल फेज का क्या करना है, मैं यहाँ पर फिर से मार्क करता हूँ, क्या, इनिशियल फेज is always positive. Clear? Initial phase is always positive only
only depends upon रेफरेंस। तो ये थॉट है हमारा। इनिशियल फेज का मतलब हमें साइन बदलने की जरूरत नहीं है, साइन सिर्फ हम किसका बदलें, ओमेगा टी का बदलेंगे हम। तो मैं इसे फिर से लिखता हूँ, सारे एग्जांपल्स को फिर से कलेक्ट करता हूँ। देखें, पहले मैं टारगेट करता हूँ पॉइंट वन। देखें पॉइंट वन को मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, और फिर से एक बार क्लियर करते हैं। ये पॉइंट वन है, क्लियर। किस तरफ जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल कितना है इसका, 30 डिग्री। तो अब किस तरीके से टारगेट करेंगे, ये हुआ साइन का रेफरेंस और ये हुआ कॉस का रेफरेंस। अब समझना, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ फॉर साइन, फाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, पाई मतलब होता है 180। फॉर कॉस रेफरेंस, फाई कितना है, कॉस के लिए फाई कितना है, क्लियर है, 60 डिग्री। 60 डिग्री है। सो कॉस के लिए हुआ फाई 60 डिग्री। फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट में जा रहे हो या राइट में जा रहे हो, याद रखें फाई में फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट में जा रहे हो या फिर राइट में जा रहे हो, सिर्फ आपको एंगल देखना है। तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। मैं बार बार पाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पाई से फील नहीं आता, उतना फील आता है डिग्री से, लेकिन एग्जाम में पाई पे आंसर होता है। तो ये याद रखना है कि एग्जाम में पाई के टर्म्स में लिखना आना चाहिए। तो पहला क्या था, पाई को अंडरस्टूड करना। क्या फाई में प्लस या माइनस की कोई जरूरत है क्या, नो सर। नहीं। अब बात आती है ओमेगा टी की। तो फॉर साइन किस तरफ जा रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज। फाई को क्या कर रहा है, इंक्रीज। फाई को इंक्रीज करने वाला है ये। और फॉर कॉस ये क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कॉस वाले फाई को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ओमेगा टी। तो जब ये फाई को बढ़ाएगा तो कैसा ओमेगा टी यूज करेंगे, पॉजिटिव। और अगर ये फाई को कम कर रहा है तो कैसा ओमेगा टी यूज करेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आई गेस अभी सबको क्लियर होगा कि क्या होंगी इसकी दो इक्वेशन। तो इसके दो आंसर्स होंगे, नंबर 1 y इज इक्वल टू ए साइन फाई क्या है, प्लस पाई बाय 6 और प्लस ओमेगा टी। जनरली ओमेगा टी को पहले लिखते हैं, तो ए, इसे कैसे लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक, दिमाग में रखना है पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, बट एग्जाम में इक्वेशन में हमेशा रेडियन में रखते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस, कॉस में लिखेंगे तो क्या बताए, एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओमेगा टी डिसाइड करेगा कि क्या होने वाला है। तो अभी फाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ओमेगा टी कैसा आएगा, नेगेटिव, क्लियर। बट कॉस में मैंने पहले बताया ओमेगा टी को पहले रखना है, तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना। माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। अब याद रखना है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्राइटेरिया क्या, फॉर कॉस माइनस थीटा वैल्यू क्या होती है, cos थीटा। कॉस थीटा, एंड साइन माइनस थीटा, इसमें माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ये हमेशा ध्यान देना कि ओमेगा टी को जब भी पॉजिटिव, क्योंकि कई बार ओमेगा टी क्या आएगा, पॉजिटिव, और कई बार नेगेटिव, लेकिन इक्वेशन में ओमेगा टी को हमेशा क्या लिखना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है। तो हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर पॉइंट करेंगे। तो मुझे लगता है फिर ये क्लियर हो गया, कॉस की इक्वेशन फाइनल क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस 60। क्लियर सबको, तो आई गेस सर अभी, हाँ वो क्लॉक क्लॉक कॉस एंटी क्लॉकवाइज कैसे हुआ? सॉरी, क्या कॉस एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ऊपर वो 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। नहीं नहीं, ये मोशन कॉस के लिए नहीं है, ये जस्ट ये है कि फाई को इंक्रीज कर रहा है या नहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्म हटा सकते हो, सिर्फ क्या फील करना है कि वो साइन से जब देखोगे तो फाई इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, बस ये देखना है।
ठीक है सर। मोशन को साइन कॉस के रेफरेंस में नहीं देखना, मोशन इटसेल्फ इज एंटी क्लॉकवाइज, बस वो देखना है ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज कॉस डिक्रीज हो रहा है और साइन इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज मोशन कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कॉस थीटा, और साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? हाँ सर। या फाई फाई फॉर कॉस डिक्रीजिंग फॉर साइन इंक्रीजिंग, बस ये पॉइंट है हमारा। चले कोई बात नहीं है, पॉइंट 2 से देख लेते हैं, पॉइंट 2 से और क्लियर आ जाएगा। पॉइंट टू कितने डिग्री पे था? 37 डिग्री। 37 ऊपर से, ठीक है। ये 37 डिग्री किस तरफ जा रहा था? इसको हमने शायद क्लॉकवाइज दे दिया था। ये पॉइंट 2 कहाँ जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। अब एकदम क्लियर है पिक्चर आई गेस। कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस। चले देखें, तो इसकी बेस्ट इक्वेशन लिखना क्या हो जाएगा? कहाँ से लिखेंगे हम? कॉस के रेस्पेक्ट में y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a कॉस। फाई कैसा है इसका? फाई तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, फाई में कोई टेंशन नहीं है। ओमेगा टी क्या कर रहा है? इस फाई को कम कर रहा है, बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा। अरे देखो, हाँ डिक्रीज। कॉस के लिए क्या हो रहा है? डिग्री। डिक्रीज कर रहा है। चलो पहले लिख देते हैं दिस क्लॉकवाइज मोशन ओके, फाई फॉर कॉस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एंड फाई फॉर माइनस साइन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है या नहीं यार? यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो देखें इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यार, a cos 37 डिग्री, और ओमेगा टी क्या कर रहा है? उसे कम कर रहा है। क्लियर? और माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a cos, cos में माइनस का कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस 37 डिग्री। क्लियर है या नहीं बताएं? साइन में क्या हो जाएगा? माइनस ए साइन, हम माइनस के रेस्पेक्ट में देखेंगे। फाई कितना बचा? 53 डिग्री। फाई है 53 डिग्री। ओमेगा टी उसे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है। समझ आया? फाई इस तरफ है इस बार, तो ड्यू टू दिस क्लॉकवाइज मोशन माइनस साइन का फाई क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा टी। प्लस ओमेगा टी। क्लियर? किसी को कोई डाउट क्या इसमें? तो इस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस हैं तो टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चंस को ऐसे थरो वे पे ध्यान देंगे तो हो जाएगा काम। क्या दो पार्ट है, मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। सिर्फ दो ही चीजें देखनी है। नंबर 1 क्या कि रेफरेंस क्या है, नंबर 1 क्या ध्यान देना है? रेफरेंस क्या है, और नंबर 2 क्या ध्यान देना है? कि ओमेगा टी जो है वो मोशन फाई को इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। क्लियर? यार ओके चलो, तो बताओ यार, नंबर 4 को लिख के देखते हैं। चलो बताओ, 4 को साइन के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? कितना? 60 डिग्री। और ओमेगा टी उस 60 को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? माइनस। माइनस। वेरी गुड। तो क्या होता है, कई बार माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने समझाया माइनस ओमेगा टी होना चाहिए। समझा ना?
तो साइन में तो माइनस डिसअपियर नहीं होगा ना, बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 साइन ओमेगा टी -60°। अब देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इम्पेशेंट मत हो जाना। ऑप्शंस में सब जगह माइनस देख के माइनस साइन के रेस्पेक्ट में मत लिखने लग जाना। समझ आया क्या? ऑप्शन देख के माइनस साइन पे लिखने लग जाओगे क्या? नहीं, आप स्टैंडर्ड रूल ही फॉलो करो। जिस क्वाड्रेंट में दिया है उस क्वाड्रेंट का ही फॉलो करो। ओमेगा टी को पॉजिटिव करने के लिए जब आप माइनस कॉमन लोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर साइन होगा तो बाहर आ जाएगा, कॉस होगा तो नहीं आएगा। क्लियर? कॉस की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? -a cos फाई कितना है? 30 और ओमेगा टी प्लस है माइनस प्लस प्लस ओमेगा टी। वेरी गुड। सो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस 30 माइनस कॉस। सो मुझे लगता है अभी क्लियर हो गया सबको ये लिखना। डन ना? ठीक है, तो चाहिए तो 0.4 मैं और ऐड कर देता हूँ। मैं 0.4 इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि उसमें क्या कॉमन आ रहा है? साइन कॉमन आ रहा है, तो 0.4 को भी ऐड कर लेते हैं। 0.4 कितना दिया यहाँ से? 30°, और उसका मोशन किधर है? इस तरफ। तो हमने देखा है कि ये साइन का रेफरेंस है और ये माइनस कॉस का रेफरेंस है। तो अभी ये फिर से लिखने की जरूरत है क्या? दिस एंटी क्लॉकवाइज मोशन, फॉर दिस एंटी क्लॉकवाइज मोशन क्या हो रहा है? फाई फॉर साइन। साइन के लिए क्या हो रहा है? फाई डिक्रीज हो रहा है, जबकि फाई फॉर माइनस कॉस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो चले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए साइन इनिशियल एंगल कितना है? 60°, और उसको ओमेगा टी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। समझ आया ना? तो ये हो गया ओमेगा टी -60°। और अभी बताया कि साइन में साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो इसकी जो एक्चुअल इक्वेशन दिखेगी वो आपको ऐसी दिखेगी, ए साइन ओमेगा टी -60°। ये फाइनल आंसर होगा। कॉस की तो आप समझ ही गए, कॉस की क्या होगी? -a cos यूज करेंगे, और 30° को ओमेगा टी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? a cos ओमेगा टी प्लस 30°। क्लियर? हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे 30° नहीं होता है। आप 180 को रेफरेंस लेके चला करो पाई, तो पाई के टर्म्स में 30 कितना हो गया? 180/6। तो इसे लिख सकते हैं क्या? पाई/6। ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। चले, तो मुझे लगता है इक्वेशन लिखना सबको क्लियर हुआ है यहाँ तक। बताएं। सर हाँ, वहाँ पे लास्ट में वो माइनस भी आएगा ना? कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये माइनस है। यार बताएं, इक्वेशन लिखना क्लियर है सबको? यार पक्का इक्वेशन लिखना डन? यस सर। यस ओके, गुड गुड। अभी यार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो एसएचएम है ना, ये 2 पार्ट में है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? पैरामीटर्स। और नंबर 2 है सिर्फ और सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछता है? टाइम पीरियड। पैरामीटर्स मतलब सब कुछ पूछेगा, एक्स, ए, वी, टी, एफ, सबको रिलेट करके पूछता है, फिगर, इक्वेशन, सब कुछ। और दूसरा सेगमेंट क्या है? सिर्फ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड में नियरली 3 लेक्चर्स लगेंगे हमें। कितने? 3 लेक्चर्स। इस टाइम पीरियड में हम क्या सीखेंगे कि हमारे सिलेबस में नियरली 30 चैप्टर्स हैं, और 30 चैप्टर्स में कम से कम 6-7 चैप्टर्स में आपको एसएचएम देखने को मिलेगी। लाइक रोटेशन में कहाँ पे एसएचएम होती है, ग्रेविटेशन में कहाँ पर एसएचएम होती है, फ्लूइड में कहाँ पे एसएचएम होती है, थर्मल में कहाँ पे एसएचएम होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th के चैप्टर सभी मैं स्किप करूंगा,
12th वाले नहीं, बट 11th के जो चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं वहां पर कहां पर एसएचएम देखने को मिलेगी और उसका टाइम पीरियड कैसे देखेंगे, ये मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट, मतलब इस सेगमेंट में। ओके, मतलब ये ऐसा है, सपोज एक लिक्विड है, ओके, और इसमें एक ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लोट कर रहा है, बुयांसी लग रहा होगा, फ्लोट करेगा। अब सोचो आप इसको थोड़ा सा पुश कर दो और फिर क्या कर दो, लीव करो, तो ये क्या करने लगेगा, अप एंड डाउन ऑसिलेट होने लगेगा ना। Yes. सिनेरियो समझ आया क्या सबको? एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, आपने उसे क्या किया, थोड़ा सा कुछ पुश किया, डिस्टर्ब कर दिया, तो वो क्या करने लगेगा, ऑसिलेट। तो उसका हम कैसे क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। तो ये सब कुछ हम देखेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस सेशन, क्या, टाइम पीरियड। ओके, बट उससे पहले, टाइम पीरियड में जाने से पहले हमारा एक लास्ट सेक्शन बाकी है पैरामीटर्स का, हम उसे समझ लेते हैं। और ये सेक्शन किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, boards. 12th बोर्ड्स। क्लियर, 12th बोर्ड्स में फॉर श्योर आप हर ईयर में देखोगे इसका एक क्वेश्चन मिलता ही है। क्यों, समझ गए होगे। पहली बात, टफ है, और क्या चीज है, इसका जो डिटेल है वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। क्यों, क्योंकि टफ है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव्स है, कॉम्प्लिकेटेड मैथ है, डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्या है हमारे सिलेबस में, बेसिक्स। ठीक है, तो वो बेसिक्स हम समझते हैं कि क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, और नियरली हाफ एन आवर हमें लगेगा इसे समझने में, तो सब लोग अच्छे से समझें, और जहां पे डाउट आए तो बताते जाएंगे। द सेगमेंट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और ऑसिलेशन को हम इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एसएचएम ही रीड करते हैं, सो डैम्प्ड एसएचएम भी बोलते हैं। अच्छा, कोई बताएगा टर्म डैम्प्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब बताए कोई? अबे कोई बताए यार, पहले कभी वर्ड नहीं सुना क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड? अच्छा कोई बात नहीं, तो अभी सुन लेते हैं यार फिर। अ टाइप ऑफ ऑसिलेशंस हुज एनर्जी, अच्छा एनर्जी का फॉर्मूला बताओ यार एसएचएम में। 1/2 m omega square a square. वेरी गुड। इसका मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करती है, और भी एक चीज पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस? अ टाइप ऑफ ऑसिलेशंस हुज एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी जैसा ही क्या चीज है, एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड। एनर्जी और एम्पलीट्यूड डिकेज विद द टाइम। डिकेज का मतलब क्या है, डिकेज का मतलब रिड्यूसेस विद टाइम। अब इसकी फील करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब। यार एक सिंपल पेंडुलम ले लो और क्या करो, इसे ऑसिलेट करा दो किसी ए एम्पलीट्यूड तक, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। ये ऑसिलेट कर रहा है ए एम्पलीट्यूड तक, सो ये हुआ ए एम्पलीट्यूड ए, इनिशियल एम्पलीट्यूड ए। क्या ये हमेशा ऐसे ही एसएचएम करता रहेगा क्या, या रुक जाएगा थोड़ी देर में? रुक जाए। रुक जाएगा ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो अभी तक स्टडी कर रहे थे वो एकदम आइडियल सिचुएशन थी, रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। समझ आया? हमारे अकॉर्डिंग क्या इसका एम्पलीट्यूड बदलेगा क्या कभी? नहीं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल एसएचएम, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा ऑलवेज,
Yes, for ideal SHM amplitude is always A, but in real क्या होता है? In real there are resistive forces. क्या? resisting force. तो उनके वजह से एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होता रहेगा और एक टाइम बाद एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 और वो रुक जाएगा। समझ आया? तो अगर हम एक्चुअल एसएचएम देखें तो हमेशा ऐसे बनाते हैं ना, क्या कभी एम्पलीट्यूड कम होता है क्या? नहीं, लेकिन रियल में क्या होता है? रियल में एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते खत्म हो जाता है। समझ आया क्या? दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्लियर? There are resistive forces, so amplitude keeps on decreasing. Keeps on decreasing. यार यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? और उसी डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड को बोलते हैं कि उसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और ऐसे ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? Damped डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो यार इसका मतलब क्वेश्चन टफ हो जाएगा ना, इसलिए हमारे सिलेबस में जो रियल चीजें हैं उनका ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होता है। ये क्या है? ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्या? ओके, ये है एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल एसएचएम। क्या है ये? नॉर्मल एसएचएम। अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगे तो क्या होगा? तो होगा कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिके होता रहेगा। तो पहला एम्पलीट्यूड क्या था? ए, बट अभी क्या दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है। दीज आर द एम्पलीट्यूड लाइंस। क्लियर? यार बताएं, यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? तो इस वाली एसएचएम को क्या बोलते हैं हम? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। या सब वो रेजिस्टिव फोर्सेस किस वजह से लगते हैं? हाँ, वही अभी नेक्स्ट उस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब रेजिस्टिव फोर्सेस की बात कर लेते हैं कि कौन उनको डैम्प कराएगा। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट पहले समझ आए कि डैम्प होगा रियल में। Yes, sir. हाँ, अब बात कर लेते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस क्या है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस जो है आप सब ऑलरेडी जानते हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं यूजुअली क्या? एयर फ्रिक्शन। क्लियर? और एक रेजिस्टिव फोर्स आपको याद हो क्या? Viscosity. विस्कस फोर्स। यस, विस्कस एयर ड्रैग। याद है? एयर ड्रैग फोर्स। ये सारे किस में काम आएंगे? हमारे रेजिस्टिव फोर्सेस के टर्म्स में आएंगे। एयर फ्रिक्शन लग रहा है, सो सिंपल पेंडुलम के केस में क्या लग रहा है? वहां पर एयर फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। जब कोई अदर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वहां पर हम एयर फ्रिक्शन को क्या बोलने लगते हैं? एयर ड्रैग फोर्स लगते हैं। किसी लिक्विड के अंदर आप करा रहे हो ऑसिलेशंस, सो वो विस्कस फोर्सेस लगाएगा काफी। समझ आया? लाइक ये एक लिक्विड है, हाँ, और इसमें आपने एक स्प्रिंग लगा दी। अब ये ऑब्जेक्ट को आप ऑसिलेट कराने का ट्राई कर रहे हो, तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तब फोर्स ऊपर लगेगा ना, विस्कस। और जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब विस्कस फोर्स कैसा लगेगा? नीचे की तरफ। तो ये पूरा टाइम क्या करता रहेगा? विस्कस फोर्स ऑसिलेशंस को डैम्प्ड कराता रहेगा। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? रेजिस्टिव फोर्सेस यार क्लियर है? नेक्स्ट, these forces are also known as
these forces are also known as damping force. क्या? डैम्पिंग फोर्स. क्यों? क्योंकि हर चैप्टर का अपना एक अलग टर्मिनोलॉजी रहती है. अगर मैं न्यूटन्स फोर्सेस में बात कर रहा हूं तो मैं बार बार इन्हें क्या वर्ड यूज करूंगा? एयर, फ्रिक्शन, ड्रैग, विस्कस. अब ऑसिलेशन के केस में क्या वर्ड यूज किया जाता है? डैम्पिंग. समझ आया? अच्छा, अब बात आती है यार कि ये फोर्स आ गया. पहले फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था एसएचएम में? kx. अब एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा ना, कौन सा? अब एक एक्स्ट्रा फोर्स क्या आ जाएगा? डैम्पिंग डैम्पिंग. तो इसका मतलब ये हो जाएगा नाउ जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, फोर्स, वो क्या होगा? अभी प्रोपोर्शनल टू था माइनस के एक्स के. अब इस पे एक और एक्स्ट्रा फोर्स क्या ऐड हो जाएगा? डैम्पिंग. क्लियर? यहां तक कोई डाउट क्या? अच्छा, अब याद हो आपको, मैंने बताया था यार विस्कस फोर्स किस तरीके का होता है. कोई बताएगा विस्कस फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के. याद है? और हमेशा कैसा लगता है? अपोजिट लगता है. तो इसका मतलब अब हम बात करेंगे कि डैम्पिंग फोर्स कैसे लगता है. एफ डैम्पिंग. बहुत ही खास बात होती है कि ये प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ स्पीड. चलो इसको प्रूव कर लेते हैं. वैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको विस्कस फोर्सेस में, बट आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ. बेस्ट एग्जांपल है क्या? कार वगैरह. आप ये देखो कि कार को अगर हम देखें, कार के डिजाइन की बात करें तो इसकी जो डिजाइन है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है, इसकी एरोडायनेमिक्स, कि अगर ये फास्ट लेके जाओ, आप कार को क्या करो, फास्ट मूव कराते हो, तो आपको जो फोर्स लगता है रेजिस्टिव एयर का, वो क्या लगता है? मोर होता जाता है. अच्छा, कार से फील नहीं आएगा, कार से फील नहीं आएगा. मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ. यूज योर ओन पाम. मतलब आप अपने पाम को ऐसे एयर पे मूव कराओ. आप अपना ऐसा पाम को ऐसे एयर में, किसी को थप्पड़ नहीं मारने लगना, ठीक है? ऐसे नॉर्मली अकेले बैठो और आप अपने हैंड को ऐसे मूव कराओ, स्विंग करो. किसमें? एयर में. तो आप देखोगे कि एयर आपको एक फोर्स लगा रही होगी. ये फील हुआ कि नहीं? एयर आपको एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी. Yes, sir. अच्छा, अब देखना, जरा फास्ट स्विंग करो, क्या फील आएगा? एयर ज्यादा फोर्स लगा रही है या नहीं? यस सर. ठीक है. तो इसका मतलब ये होता है कि जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? स्पीड पे. जितना फास्ट आप मूव कराओगे उतना ही ज्यादा एयर रेजिस्टिव फोर्स लगेंगे. ठीक है. तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर एक रेजिस्टिव फोर्स आएगा. तो यहाँ पर इसका मतलब एक कांस्टेंट भी आएगा. एफ डैम्पिंग की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से. ओके. तो यहाँ पर हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्मॉल बी से. स्मॉल बी को क्या बोलते हैं? डैम्पिंग कोफिशिएंट. क्या? डैम्पिंग कोएफिशिएंट. हाँ, डैम्पिंग कोफिशिएंट और डैम्पिंग कांस्टेंट. ओके. तो ये चीज हम ध्यान देंगे कि बी को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो चलें अभी आ जाते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम. देन लेट्स सी इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम. और पता है 1 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ आता है क्या? राइट द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम. और आपको याद रखनी है कि कैसे लिखते हैं डैम्प्ड एसएचएम. इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम.
देखें तो डैम्ड एसएचएम की बात करें, सो अभी आपने देखा क्या था इक्वेशन, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस एफ डैम्ड। ये क्लियर है या नहीं? तो वैल्यू लिख देते हैं, एफ रिस्टोर क्या हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी, सबको इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। और इसे डिफरेंशियल फॉर्मेट में ही लिखने को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो देखना इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगी। अच्छा, एम को पूरे में डिवाइड कर देते हैं, एम को पूरे में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और आपको 1 मार्क में सिर्फ क्या लिखना होता है, ये इक्वेशन लिखनी होती है, बट किस फॉर्मेट में, डिफरेंशियल फॉर्मेट में। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, डबल डिफरेंशिएशन प्लस b बाई एम इंटू dx बाई dt प्लस, अच्छा मैथ में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखा क्या? नो नो सर। कोई बात नहीं। तो यार देखें, फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन समझ में आया आपको कि इक्वेशन ऑफ डैम्ड एसएचएम कैसे लिखते हैं? बोर्ड में 1 मार्क के लिए मोस्टली पूछा जाता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ डैम्ड एसएचएम। सबको क्लियर है? सिर्फ क्या एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ड्रैग वाला, रेजिस्टिव डैम्प फोर्स का एक्स्ट्रा आ गया, जो कि b इंटू वी जैसा लिखते हैं, और वेलोसिटी को dx बाई dt। क्लियर है कि नहीं? अब देखना इस इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आता है, वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। क्या सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू लेके आएंगे हम, x की वैल्यू। तो पता है एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, आपको जो पता था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स, ये कौन सी इक्वेशन है, नॉर्मल नॉर्मल एसएचएम की। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू क्या लिख दूं, a sin थीटा, तो ये इक्वेशन जस्टिफाई हो जाती है ना। आप इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके ऐड करके ऐसे सॉल्व करें तो ये वैल्यू आ जाती है ना। यार बताया ना, x तो वैलिड होता है ना एक एसएचएम। जस्ट नॉट होल्ड ऑन एवरीवन। ओके यार, ये बताओ ये याद है या नहीं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा को अगर 2 बार डिफरेंशिएट करके देखो तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये एसएचएम को फॉलो करता है। क्लियर? हाँ, तो इसे बोलते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सो फिजिक्स में हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ पॉइंट नहीं है, सिर्फ हम बात कर सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। और आप लोग को आंसर क्या करना है, लर्न करना है। समझ आया कि नहीं? और पक्का एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसे अच्छे से लर्न करना है। ओके, देखें इसका सोल्यूशन क्या आता है। सोल्यूशन मतलब क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू आएगा क्या, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आता है इसका सोल्यूशन। अच्छा, अब आप सोचोगे सर पहले भी तो यही आया था, है ना? हाँ, अब वो डिफरेंस है इनमें क्या, देखें मैं बताता हूँ पहले और अब में क्या डिफरेंस है। पहले जो सोल्यूशन आया था उसमें ये क्या आता था, कांस्टेंट, बट इसमें जो सोल्यूशन आता है ये क्या होता है, खुद वेरिएबल एम्पलीट्यूड। क्या आता है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड। मतलब एक्चुअली जो ये है वो क्या आता है, फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पहले ये क्या था, फिक्स था, हमेशा क्या रहेगा यही। अभी ये खुद क्या आता है,
टाइम का फंक्शन, मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ ये क्या होता है, कम होता है। क्लियर या नहीं? ओके। नंबर 2, ये जो ओमेगा है, पहले ओमेगा क्या था? क्लियर और नॉट? हाँ, अब ये ओमेगा वो नहीं आता, ओमेगा डी लिखते हैं यहाँ पर, डैम्ड फ्रीक्वेंसी, या जस्ट ओमेगा लिख देते हैं। जस्ट क्या लिख देते हैं? ओमेगा। ये ओमेगा भी क्या होती है? डिफरेंट होती है, उसकी जो नेचुरल होती है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है ये। तो क्लियर समझ आया कि इक्वेशन देखने में वही लगेगी, लेकिन सब कुछ बदल गया है, और वो आपको क्या करना है? लर्न करना है। तो ये ओमेगा क्या है? इट्स डैम्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए, तो अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं कि क्या होती हैं। सबसे पहले किसके देखेंगे? डैम्ड फ्रीक्वेंसी। और यार ये याद रखना है क्या कि डैम्ड ऑसिलेशन में डैम्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है, ये याद रखना है सबको। ओके, देखिए डैम्ड फ्रीक्वेंसी क्या आती है? ओमेगा। धाम के लेक्चर से बोला। ये देखिए ओमेगा, ये जो क्या है, डैम्ड फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? ये आती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ओमेगा नॉट यहाँ पर क्या है? ओरिजिनल, माइनस यहाँ पर डिके, कि कितना डिके हो जाएगा उसके वजह से। तो यहाँ पर जो डिके आता है वो आता है b/2m का स्क्वायर। क्लियर? हाँ, तो अभी क्या करना है आप लोग को? ये जो भी यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि यार ये डिके इस तरीके से होता है, ये क्या करो आप इसे लर्न करके रखें। ओके, चले अब बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड किस तरीके से वेरी करेगा। तो आपको किसी को पता है, ग्राफ में मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया, इंटेंशनली ड्रॉ किया है। कोई बताएगा कौन सा फंक्शन है जो इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है? e to the power. e to the power. e to the power, यस, वेरी गुड। तो इस टाइप के डिके को हम क्या बोलते हैं? Exponentially. Exponential एक्सपोनेंशियल function. डिके। ठीक है, तो दो चीजें हमें याद रखनी है। नंबर 1, पहला क्या? ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारी? डैम्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, वेयर ओमेगा नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा नॉट क्या है? √k/m। क्लियर? तो कई बार इस ओमेगा को ऐसे भी लिख देते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। ये क्या लिखा हुआ है? रूट के अंदर √k/m का स्क्वायर, तो क्या आएगा? k/m माइनस b/2m का स्क्वायर। कोई डाउट क्या यार इसमें? कोई डाउट? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो अभी हमने क्या लिखा है यहाँ पर? डैम्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, ये पहला टर्म था, इसको देख लेते हैं। डैम्ड फ्रीक्वेंसी, अभी क्या लिखेगा? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिके हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। सो a इज इक्वल टू a0। a0 क्या है? इनिशियल एम्पलीट्यूड, e टू द पावर माइनस b/2m इंटू t। क्लियर? तो अभी आपको टर्म समझ में आ रहा होगा, कुछ फीलिंग आ रही होगी। क्या चीज सिमिलर दिख रहा है इसमें? काम की बात, b/2m। देख रहे हो ना यहाँ पर, ये b/2m से रिड्यूस भी हो रहा है, और यहाँ पर b/2m से उसका एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो रहा है। कोई डाउट क्या किसी को? तो इसका मतलब इसका ग्राफ क्या आएगा एम्पलीट्यूड का? इस तरीके से। तो ये बेसिकली एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियली। a इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस b/2m इंटू t। कोई डाउट क्या किसी को इसमें? ओके,
अब यार इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ याद आ रहा है ऐसा ई टू दी पावर वाला हमने रिसेंटली सीखा था? ई टू दी पावर में सॉल्व करने का सोचो, मैंने बोला कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है कितने एम्पलीट्यूड से? 10। सोचो 1 मिनट बाद उसका एम्पलीट्यूड कितना बचता है? 8। तो बताओ नेक्स्ट 1 मिनट बाद कितना बचेगा? 6 बचेगा क्या? नो, नहीं। तो ये सॉल्व करना हमने कहाँ पर सीखा है अभी रिसेंटली? न्यूटन कूलिंग लॉ। न्यूटन कूलिंग लॉ में। वेरी गुड यार, वेरी गुड। न्यूटन कूलिंग में सीखा है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले थोड़े से कुछ टर्म्स देख लेते हैं। इसे इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना हम, a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। p/2m को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? लैम्डा। लेमडा। सो वेयर b/2m इज इक्विवेलेंट टू लेमडा। और इस लेमडा का मतलब होता है क्या? b मतलब क्या होता है? b का नेम क्या है? अरे कंफ्यूज नहीं रहना, b मतलब क्या था? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। डैम्पिंग कोएफिशिएंट। और ये जो लेमडा होता है इसे बोलते हैं डिके कांस्टेंट। क्या? डिके कांस्टेंट। क्लियर हुआ या नहीं? इसका मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन में बी पूछेगा तो पक्का क्या दिए होगा? एम। तो इसका मतलब हम क्या सीखेंगे, क्या फाइंड करना? लेमडा। लेमडा मतलब कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ क्या किया हमने, b/2m एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसे हमने नेम दे दिया। समझ आया या नहीं यार? क्लियर है या नहीं? अच्छा, अब इसका एक और फॉर्मेट होता है, सिर्फ लिखने के तरीके बदल रहे हैं और कुछ नहीं। कई बार इसे ऐसे लिखा जाता है, t/टाउ। t/टाउ। अब देखो, क्या पहले ऐसा कोई फॉर्मेट देखा है? ओके, कोई बात नहीं। तो यार अभी फर्क क्या पड़ा? सोचो, टाउ की वैल्यू मैंने रख दी 1, सॉरी टी की वैल्यू ऐसी रख दी टाउ जितनी। टी की वैल्यू हमने कितनी रख दी? टाउ जितनी। तो आंसर क्या आएगा? e टू दी पावर -1। जब आप e टू दी पावर -1 को सॉल्व करेंगे तो आंसर नियरली कितना आएगा? 37। इसका मतलब ये टाउ क्या चीज है? ये एक ऐसा टाइम है जिसमें वो कितना एम्पलीट्यूड रिमेनिंग आता है? 37। सो नियरली कितना परसेंट डिके हो जाता है? 63%। ठीक है। तो ये जो टाउ होता है ये एक स्पेशल टर्म हो जाता है जो कि क्या डिफाइन करता है? तो चले देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। यहाँ पर पहले मैं साइड पे लिखूंगा डिटेल, पहले लिखता हूँ एट t इज इक्वल टू टाउ। एम्पलीट्यूड क्या आएगा? एम्पलीट्यूड विल बी a नॉट टू दी पावर e टू दी पावर -1। ये क्लियर है सबको? e टू दी पावर -1 की एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम बात करें तो इट इज 0.368 टाइम्स ऑफ a नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स, और ये बात कर लेता हूँ, इट इज 36.8%। सो इसका मतलब ये होता है एट t इज इक्वल टू टाउ। अच्छा हाँ, पहले लिख लेते हैं टाउ का नेम क्या है। इस टाउ को क्या बोलते हैं? इस टाउ को बोलते हैं डिके टाइम। क्या बोलते हैं? डिके टाइम। तो इसका मतलब ये है इन 1 डिके टाइम मतलब t इज इक्वल टू टाउ।
in one decay time 6 amplitude reduces or amplitude decays by 63.2%. पॉइंट समझ आया कि डिके टाइम क्यों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फॉर्मेट है किसको लिखने के, एम्पलीट्यूड। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप दिमाग में रखो सिर्फ क्या, ये कि ये b/2m क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हमने क्या बोल दिया है, बाय लेमडा बोल दिया है, हाँ डिके लैम्डा कांस्टेंट बोल दिया है, और उसी को 1/λ को क्या बोल दिया है, डिके टाइम। तो क्या टाउ वगैरह अलग से कुछ समझने की जरूरत है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, टाउ क्या है, 1/λ है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि इन पे क्वेश्चंस क्या टाइप के रहते हैं। तो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी वहां पर एक्सप्लेन कर दिया था, क्या देखें, सॉल्विंग कैसे फॉलो करेंगे, सॉल्विंग द एक्सपोनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, काफी बार बताया है, क्या a इज इक्वल टू है a0 e⁻ λt, b/2m को मैं लिख रहा हूँ क्या, शायद लेमडा। तो नंबर 1, व्हेन हमें क्या फाइंड करना है, टाइम इज रिक्वायर्ड। क्या फाइंड करना है, टाइम। अगर टाइम फाइंड करना है तो लेमडा को क्या करना पड़ेगा हमें, अरे टाइम चाहिए तो लेमडा को कैंसिल। तो क्या डिवाइड करने से काम बन जाएगा क्या, अभी नहीं। तो हम क्या करेंगे, a/a0 इज इक्वल टू e⁻ और दोनों साइड क्या ले लेंगे, ln। क्लियर, तो ये आ जाएगा ln e⁻ तो क्या आएगा, माइनस कॉमन, और माइनस किसके साथ यूज कर देंगे, इसके साथ। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, ln a0/a क्या आ जाएगा, λt। ये याद रखना है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, काम बन जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो देखें, सपोज इनिशियली क्या था, a0 था, और वहां से कहां तक आया, कुछ a1 आया, और फिर वहां से a2। तो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक टाइम क्या लगा, t1, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, t2। तो इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं बताओ, ये a0 क्या एम्पलीट्यूड है? देखना a0। तो इसका मतलब बताओ इक्वेशन क्या होगी, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, ln a0/a अपॉन ln a0/a1। नेक्स्ट टाइम क्या यूज कर रहे हैं हम, a1 से a2 में टाइम यूज कर रहे हैं ना, तो हम क्या यूज करेंगे फिर, a1/a2 इज इक्वल टू लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, t1/t2। और एक चीज याद रखना, इसे सॉल्व करने का एक और थोड़ा सा ध्यान देना कि कभी कभी क्या होता है, लॉग में ये जो दो वैल्यूज हैं a1 और a2 अच्छे से सॉल्व नहीं होती हैं। तो लॉग सॉल्व करना टफ है ना, तो लॉग में बहुत ही दिमाग लगा के वैल्यूज रखनी है। क्रॉस चेक जरूर करना है कि क्या आपको a0 से a2 के बारे में पता है क्या। मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि a1 दिया है कितना 7 और a2 दिया है कितना 5। तो 7/5 यार टफ है, लेकिन सोचो ये क्या था 10, तो 10 से 7 पे आना आपको पता है, बट 7 to 5 पे आने से बेटर क्या है, आप 10 to 5 भी आ सकते हैं। तो मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि वो जज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, हम a0/a2 भी लिख सकते हैं। फिर हम नीचे टाइम क्या यूज करेंगे, t1 + t2। ठीक है। तो मुझे लगता है सॉल्विंग टेक्निक फॉर टाइम सबको क्लियर है क्या यार, सॉल्विंग टेक्निक फॉर टाइम। नंबर 2, when decay constant is required, decay constant और
बी भी बोल सकते हैं, ओके, बी इज रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, तब क्या करना पड़ेगा हमें अब डिवाइड करना चाहिए क्या, हमें इस चीज को डिवाइड करना चाहिए क्या यार, हमें इसे डिवाइड करना चाहिए क्या, नहीं, यस, हमें क्या कर लेना चाहिए तब के केस में, ओके। सो अभी क्या सिचुएशन करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करें, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो ln a माइनस बी क्या बन जाएगा, ln a बाई बी। तो यार जरा नोटिस करो कि अगर मैंने a नॉट बाई a1 और इसे डिवाइड किया a1 बाई a2 से, तो क्या कुछ फ्रूटफुल आउटकम आएगा क्या, नो सर। नहीं, ठीक है, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर a नॉट ले लेता तब क्या होता, कैंसिल होता। तो इसलिए याद रखें कि ये इक्वेशन को अब मैं क्या लिखूंगा, a नॉट के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। तो ये जो टाइम हुआ ये किसके रेस्पेक्ट पे है, तो ये किसके रेस्पेक्ट, स्टार्टिंग से फाइनल तक है। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ क्या, t1 प्लस t2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा देन, ln, मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, a2 बाई a1। अच्छा एक सेकेंड, 2 माइनस 1 करें वरना सब्ट्रैक्शन गड़बड़ हो जाएगा ना। देखें ये सबसे इजी मेथड है, ये मैंने बनाया क्या, इक्वेशन नंबर, एक सेकेंड इनको थोड़ा सा और बेटर लिख लेते हैं। सो ये दोनों इक्वेशंस को मैं सेपरेटली लिख देता हूँ यहाँ पर। अभी देखो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, हम क्या करें, यूजिंग इक्वेशन 2 माइनस 1। सो अब हमारा आंसर क्या आएगा, ln a1 बाई a2 क्लियर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, t1 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, लेमडा t2। तो यहाँ से हम सीधे क्या फाइंड कर सकते हैं, लेमडा t2। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप डायरेक्टली लेमडा फाइंड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता कि आप किस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप a नॉट से a1 के बारे में आपको पता है तो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर a1 से a2 के बारे में पता है, आप दोनों टाइम पे क्या यूज कर सकते हो, डीके रूल यूज कर सकते हो। तो ये मान लेते हैं टाइम t1 और ये टाइम t2। तो आप लेमडा दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको t1 पता है तो भी फाइंड कर सकते हैं, t2 पता है तो वहां पर भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है यार लेमडा फाइंड करना। सो ये क्या है, जस्ट एक प्रूव है कि आप कहीं पे भी किसी इंस्टेंट के लिए आप लेमडा यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, ln a नॉट बाई a1 विल बी व्हाट, लेमडा t1। तो अगर आपको पता है तो लेमडा कितना आ जाएगा, 1 बाई t1, इट विल बी लेमडा। ठीक है पहला पार्ट। दूसरा यहाँ से भी लेमडा निकाल सकते हैं क्या, 1 बाई t2 ln क्या हो जाएगा यहाँ पर, a1 बाई a2। समझ आया ना यार, बताएं ये पॉइंट क्लियर है। यस ओके, तो यार हमने डैम्ड ऑसिलेशन में काफी कुछ समझा, और मैं फिर से बोल रहा हूँ डैम्ड ऑसिलेशन आपके लिए बिल्कुल क्या है, न्यू है।
और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? लर्न रखना है, पहले प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है उसे चीजों को, और फिर क्या करना है, उसे लर्न करके रख लेना है। ठीक है, एक लास्ट पार्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ, होल्ड ऑन एवरीवन। एनर्जी वेरिएशन, क्या कभी कभी पूछ लेता है क्या? एनर्जी वेरिएशन, यार एनर्जी वेरिएशन तो मतलब क्लियर है ना, हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो बिकॉज एम्पलीट्यूड क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, सो एनर्जी भी क्या आएगी, एक एनर्जी भी क्या आएगी, एक फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इसका मतलब E इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा की जगह क्या लिख देता हूँ, b/2m लिख देता हूँ पूरा, इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए नॉट क्या है, इनिशियल एम्पलीट्यूड इंटू ई टू द पावर माइनस b/2m इंटू टी, और ये टू क्या होगा, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो देन इट विल बिकम -b/m into t. So कभी कभी क्या होता है, the question about b and m is asked using the energy also. So you need to be careful by using energy equations also. So I'll finalize the energy equation. It will look like some E is equal to E naught e to the power minus b by m into t, like this. Am I clear with this? So this is energy, and now the energy is decaying with exponential. Okay, so that's it. It is called initial energy. Fine everyone. अभी सोचो, आपको दे दिया कि पहले सिस्टम की एनर्जी थी 100, अभी थोड़े टाइम बाद कितनी हो गई, 80. फाइंड बी, कैन यू फाइंड बी राइट नाउ देन यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, क्या करना है, सिंपली you need to solve it by the ratio method. Okay, so ratio method क्या आ जाएगा, using सपोज एनर्जी थी पहले E नॉट, थोड़ी देर में कितनी हो गई, E1, देन कितनी हो गई, E2, मान लेते हैं टाइम कितना लगा, T1 T2, so you can always find like the similar pattern, क्या हो जाएगा, ln E नॉट by E1, it will be B by M times T1. Clear? From there you can find B. समझ आया ये पैटर्न? Yes, sir. हाँ, अभी इसमें ही अगर आपको क्या एनर्जी के रेशियो वगैरह फाइंड करने हैं, तो आप अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएंगे, रेशियो टाइप में आ जाएंगे। तो अब मैं वो डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सिमिलर हो गया है। ठीक है, अच्छा, हाँ, यहाँ पे यार कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये ई क्या है, क्या सबको पता है ई क्या है? यार ई एक मैथमेटिकल नंबर है, 1 2 3 जानते हो, ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी पॉइंट क्या होता है कि आप काउंट कर सकते हो, 2 को बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, 3 का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वैसे ही 2.1 का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, 2.2 का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, 3.1416 इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, पता है ना ये क्या है, पाई, एरिया वगैरह में काम आता है। तो सिमिलरली एक नंबर होता है जो 2 और 3 के बीच में होता है, क्लियर, 2.7 नियर अबाउट, ये नंबर बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हेल्प करता है, जैसे कि ये, सो नेचुरल फिनोमिनाज में ये काम आता है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल कोएफिशिएंट। क्लियर? तो ई क्या है, एक न्यूमेरिकल नंबर है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 की तरह ही है, उसमें एक नंबर आप जानते हो क्या, पाए, वैसे ही एक और नया नंबर सीखो, क्या, ई। यार क्लियर है?
यार क्लियर एवरीवन? Yes. या ओके गुड। ठीक है देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक बार जो आपके 12th बोर्ड्स का बुक है, मैंने सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे पोस्ट की है। आप 12th बोर्ड्स की बुक में से रीड कर सकते हो। कौन सा पार्ट? डैम्पिंग वाला पार्ट। इसका जो आगे का सेक्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले ठीक है, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बस बस बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye.